नमस्कार, सूचना सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी। हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें जो रखती हैं आपके रोजमर्रा के जीवन से सीधा वास्ता। थोड़ा सा समय निकालिए, चंद मिनट, और इन खबरों से वाकिफ होइए। सबसे पहले बात करते हैं जंतर मंतर पे जो कुछ हो रहा है। हम जानते हैं कि पिछले 23 दिनों से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर हैं। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर भी उन्होंने अपनी भूख हड़ताल नहीं तोड़ी। इस बीच आज 20 जुलाई को वहां पर जंतर मंतर पर जो अभिजीत दीपके हैं, उन्होंने जो मांग उठाई है, जिनके चलते ये जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन जारी है, शिक्षा व्यवस्था को लेकर, पेपर लीक को लेकर, इन सब को लेकर अभी तक कहा जा रहा था कि बहुत ज्यादा समर्थन नहीं मिला है। ये बातें भी कही जा रही थी, लेकिन अगर आज 20 जुलाई की बात करें तो यहां पर भीड़ जुट चुकी है। बताया जा रहा है कि 30 से 35 हजार लोग, यानी पहली बार इतनी बड़ी संख्या में आज माना जा रहा है कि जो सीजेपी का मार्च हो रहा है। 1.5 किलोमीटर दूर है संसद भवन, और संसद भवन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं काकरोच जनता पार्टी के समर्थक या उनके कार्यकर्ता। तो यहां पर प्रकाश राज भी, जो अभिनेता हैं, वो कूद पड़े हैं और उन्होंने ये तक कह दिया कि जो कह रहे थे कि समर्थन नहीं है वो देख लें, क्या ये ए टीम और बी टीम की राजनीति है। प्रकाश राज ने कहा है कि बच्चों की मौत हुई है और छात्र जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, किसी तरह की राजनीति की नहीं। अभिजीत दीपके ने कहा कि सोनम पीछे नहीं हट रहे और ये शांतिपूर्ण मार्च है, ये जारी रहेगा। पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक क्लिप बतला रहे हैं सीजेपी के लोग कि ये पत्थरों से एक भरा ट्रक है, टूटी हुई कार है, पहले से यहाँ खड़ी है। बाद में कोई प्रदर्शनकारियों पे आरोप लगाए, उसके पहले ये क्लिप ले लें। अब इस तरीके की वहां पर आपसी रस्साकशी या शह और मात का खेल चल जरूर रहा है। लेकिन इस बीच सोनम वांगचुक जो हैं, वहां पर 3 मांगे उन्होंने रख दी हैं। उन्होंने कहा है कि जो पेपर लीक है इसकी जिम्मेदारी ले सरकार। वो भरोसा दिलाए कि संसद में इस विषय पर चर्चा होगी, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। तो ये मांगे सोनम वांगचुक ने रखी हैं, और जब तक ये बातें पूरी ना होती है, मांगे पूरी नहीं होती, उनका कहना है कि वो भूख हड़ताल अस्पताल में भी जारी रखेंगे। कोर्ट ने कह दिया है कि यदि उनको वहां से उठाया गया है तो कोई गलत नहीं किया है सरकार ने। स्वास्थ्य का ध्यान रखना, सुरक्षा का ध्यान रखना पहली जिम्मेदारी है किसी व्यक्ति की। तो ये तमाम बातें वहां पर हो रही हैं। और जिम्मेदारी लेने की जब बात की जा रही है, प्रतिनिधिमंडल को संसद जाने दिया जाए, संसद में मुद्दा उठाना है, और स्वास्थ्य कारणों से यदि ऐसा संभव ना हो तो सांसद सफदरजंग का जो अस्पताल है वहां पर आकर ये आश्वासन उनको दे दें, तो वो विचार कर सकते हैं। तो इस तरीके से RAF, राष्ट्रीय एक्शन फोर्स के जो हमारे जवान हैं, दिल्ली पुलिस वाले, वहां पर पहुंच चुके हैं और झड़प हो रही है क्योंकि बड़ी संख्या में सीजेपी के लोगों ने इस बार शक्ति प्रदर्शन किया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जितना आसान समझ रहे हैं धरना प्रदर्शन को वहां से हटाना, इतना आसान सरकार के लिए अब है नहीं। इस बात को देखना होगा, और छात्रों की बात है तो उसको संवेदनशीलता से समझना भी होगा, और बड़ी समझदारी के साथ इस विषय को, इस सब्जेक्ट को जो सामने है, इसे सरकार को हैंडल करना होगा। क्योंकि ये बात तो सही है कि पेपर लीक हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उन पर सवाल उठे हैं, और उसको मुद्दा बनाकर अगर काकरोच जनता पार्टी लोकतंत्र में सामने आती है तो फिर सरकार को चाहिए कि वो किस तरीके से यदि वो कह रहा है कि यह षड्यंत्र है या साजिश है या एजेंडा है, जो भी कुछ है, वो सामने लाने में सक्षम साबित हो सके। सरकार को चाहिए वो इस तरह से जनता के सामने आए और पारदर्शिता के साथ अपनी बात रखे। तो ये सब कुछ आज हो रहा है। और इसी बीच दिल्ली पुलिस ने कहा है कि प्रस्तावित सीजेपी के प्रदर्शन मार्च को कोई अनुमति नहीं दी गई है, बिना अनुमति मार्च निकालने की इजाजत नहीं है। प्रशासन ने लोगों से लागू नियमों और प्रतिबंधों का पालन करने की अपील की है और चेतावनी दी है कि प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये सब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो आवश्यक तैयारी है वो दिल्ली पुलिस ने की है। और दूसरी तरफ अलग तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि छात्रों की बात नहीं सुनी जा रही है, पेपर लीक की जिम्मेदारी नहीं ली जा रही है। राहुल गांधी जो है अपने दूसरे मंच से इस बात को उठा रहे हैं। तो यदि बात जेंजी की है और छात्रों की है तो देखना होगा कि सरकार यदि कोई एजेंडा है तो उसको बेनकाब कैसे करती है, और यदि इसमें सच्चाई है तो सरकार लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए किस तरह से इस मुद्दे को डील करती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं धार्मिक खबरों की ओर। हनुमानगढ़ी परिसर में इफ्तार और रोजा को लेकर सामने आया पुराना वीडियो। 2002 या 2003 की बात है। तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार थी हनुमानगढ़ी में। वहां के तत्कालीन जो संत थे ज्ञानदास, उन्होंने वहां पर रोजा इफ्तार रखा था हनुमानगढ़ी के परिसर में, और वहां पर सांप्रदायिक सौहार्द, धार्मिक सौहार्द, इन सब बातों को लेकर उन्होंने वहां पर रोजा इफ्तारी कराई थी। अब इतने साल बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी के नेता सनातनी, सबसे बड़े सनातनी हम हैं, ये दावा करने लगे हैं राम मंदिर में हुई चोरी का पर्दाफाश हमने किया है। इस लिहाज से
सबसे ज़्यादा यदि शुभचिंतक हैं हिंदू धर्म के तो वो हैं। इस बीच में फिर योगी आदित्यनाथ ने, हम जानते हैं, लगातार पलटवार किया है, तो उन्होंने याद दिला दी हनुमानगढ़ी के परिसर में इफ्तार और रोजा को लेकर। इसको लेकर सामने पुराना वीडियो आया। अब अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ लोगों ने मंदिर परिसर में ऐसी गतिविधियों का विरोध किया, जबकि अन्य ने आरोपों पर सवाल भी उठा दिए। तो मामला कानूनी और सार्वजनिक बहस का विषय भी बना। तो घटना से जुड़े कई दावों पर आधिकारिक पुष्टि और न्यायिक प्रक्रिया का तो इंतजार है, लेकिन राजनीति के मंच पे जब चुनाव करीब हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये छोटी छोटी बातें जो भुला दी गई हैं, बिसरा दी गई, वो भी, और ये संवेदनशील बातें जो रोजा इफ्तारी को लेकर उठा दी योगी आदित्यनाथ ने, ये भी बड़ी बड़ी बहस का विषय तो बनती रहेगी। लेकिन इस बीच पसमानदा समाज के नेताओं ने भी कह दिया कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है, समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है, और इसके चलते ही मंदिर में मूर्तियां रखवाई गई और शिलान्यास करवाया गया। वो बातें अब पसमानदा समाज के जो नेता हैं वो उठा रहे हैं। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति दिलचस्प तो हो गई है, लेकिन कानून व्यवस्था का ध्यान रखना होगा, ताकि कोई इतना बड़ा मुद्दा सामने ना आ जाए कि कानून व्यवस्था पर ही कहीं ना कहीं चेतावनी दी जाने लगे। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है देखना दिलचस्प होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात के कच्छ स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल में एक छात्रा के हनुमान चालीसा लाने को लेकर विवाद होने का दावा किया गया। रिपोर्टों के अनुसार एक शिक्षिका पर हनुमान चालीसा छीनकर फेंकने का आरोप लगाया गया है। इसके बाद हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस में शिकायत दर्ज की। रिपोर्ट में कहा गया कि संबंधित शिक्षिका को सेवा से हटा दिया गया है। बाद में कक्षा के कई छात्रों द्वारा सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने की भी खबर सामने आई। तो ये भी चल रहा है, गुजरात के सेंट जेवियर्स स्कूल में ये खबर सामने आई है। तो इसके बाद यदि हम ये कहें कि जगह जगह से इस तरह की खबरें सामने आ रही है और ये चिंताजनक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और उपलब्धि की। अभी स्काई रूट ने उपलब्धि हासिल की, ऑर्बिट में अपना एक प्राइवेट हमारा रॉकेट स्थापित हुआ। भारत के लिए एक और बड़ी उपलब्धि। बेंगलुरु की सरला एविएशन ने, एक और प्राइवेट कंपनी है सरला एविएशन, ने अपने आधे आकार के ईवीटोल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर साइला 1.0 का सफल उड़ान परीक्षण किया। सबसे खास बात यह है कि इसे केवल 12 महीनों में डिजाइन तैयार करके इसका और इसको सफलतापूर्वक उड़ा दिया गया। यह भारत की उन्नत एरोस्पेस और एयर मोबिलिटी तकनीक में तेज प्रगति का प्रतीक है। यह उपलब्धि देश के नवाचार और इंजीनियरिंग क्षमता को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाती है। तो बहुत बहुत बधाई इस तरह के नवाचारों को लेकर, इंजीनियर्स को लेकर, जो एरोस्पेस में शानदार काम करके दुनिया के सामने भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। खेल की तरफ चलें तो खेल की तरफ अगर हम चलते हैं तो निश्चित तौर पर स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप का खिताब अपने नाम 2010 के बाद एक बार फिर कर लिया। यानी स्पेन हुआ विश्व विजेता। सबसे लोकप्रिय खेल दुनिया का फुटबॉल, और उसका विश्व विजेता है स्पेन। तो स्पेन को बधाई। अर्जेंटीना के लिए बहुत भावुक क्षण, क्योंकि मेसी जो है स्टार खिलाड़ी, सबसे ज्यादा लोकप्रिय खिलाड़ी, भावुक हो गए होंगे, आंखों से आंसू भी निकले। स्पेन ने खुशियां मनाई। लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? ट्रॉफी समारोह के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंच पर कुछ देर तक रुके रहे और अपने अंदाज में रुके रहे। इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई जो ब्रॉडकास्टर का हॉट माइक जो है वो ऑन रह गया। तो वो कमेंटेटर को ये कहते सुना गया कि ये लोग इन्हें उस वीडियो से एडिट कर देंगे। ये जो उनका कमेंट्स था वो सुना गया और वायरल हो गया, और ये वायरल हो गया और ट्रॉफी समारोह में ये जो पल था वो चर्चा का विषय बन गया। तो जहां ट्रंप होंगे वहां चर्चा भी होगी, मजाक भी होगा और इस तरह के कमेंट्स भी होंगे। मध्य प्रदेश सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड की ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दे रही है। यूसीसी विधेयक कल विधानसभा में पेश किया जाएगा। उत्तराखंड, गुजरात और असम में यूसीसी कानून लागू है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में इस पर विचार चल रहा है, और यह कदम राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब विधानसभा में देखा जाएगा कि यूसीसी का जो ड्राफ्ट है अपनी जो पूर्णता लेकर किस तरह से सामने आएगा। हालांकि समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया पर जो भी बातें सामने आ रही हैं वो लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से कल सरकार इसको किस तरह से सामने रखेगी, किस तरह से वो अलग अलग धार्मिक पहचान को लेकर आदिवासियों की क्या स्थिति रहेगी, उनकी धार्मिक परंपरा को लेकर क्या स्थिति रहेगी, मुस्लिम धार्मिक परंपरा को लेकर, उनके रीति रिवाज को लेकर क्या स्टैंड रहेगा, यूसीसी में इन तमाम बातों का जिक्र होगा। इसलिए कल का इंतजार करते हैं, उसके बाद फिर इस पर हम अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे। दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई, और सर्वदलीय बैठक के बाद एक दिलचस्प घटनाक्रम सामने आ गया। हालांकि अगर भारतीय परंपरा की बात करें तो ये भारतीय परंपरा का प्रतीक है, ये जो दृश्य है, लेकिन भारत में
राजनीतिक बातें ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, और कयास ना लगाए जाए। यदि किसी दृश्य को देख लिया जाए कि वो कुछ अनोखा है तो उसके राजनीतिक मायने तो निकाले जाने चाहिए। महाराष्ट्र की राजनीति तो इन दिनों बड़ी चर्चा का विषय भी है। सर्वदलीय बैठक के बाद सुप्रिया सुले ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के चरण स्पर्श कर उनका अभिवादन किया। इस तस्वीर और वीडियो ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया। सोशल मीडिया पर कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। कुछ लोग एनसीपी शरद पवार गुट के एनडीए में शामिल होने की संभावनाओं पर चर्चा पहले से कर रहे हैं, अब उसको और बल मिल गया। राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर फिलहाल सभी की नजरें आगे की घोषणाओं पर है। हम जानते हैं कि इस वक्त अमित शाह या कह लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सूत्रीय फार्मूला है कि मानसून सत्र में महत्वाकांक्षी बिल वो जो लेकर आ रहे हैं उनको पास करवाना। दो टूक बात करने के लिए अमित शाह जाने जाते हैं। उन्होंने कहा जा रहा है कि टीएमसी के बागी सांसदों को, जो शरद पवार गुट के सांसद हैं उनको, उद्धव ठाकरे से जो टूटकर सांसद आए उनको, या फिर आम आदमी पार्टी के सांसद जो आकर एनडीए के साथ शामिल हुए उनको, सबको एक ही संदेश दिया होगा ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि वो दो टूक बात करने के आदी हैं कि यदि आप सब मिलकर साथ दे देते हैं तो भविष्य में आपका ध्यान रखा जाएगा, भविष्य उज्जवल है। नहीं तो फिर, क्योंकि पार्टी को पूरी तरह से अभी सपोर्ट नहीं है, पार्टी को 240 सीट ही मिली है, बहुमत से दूर है, तो ऐसे में वो गठबंधन की सरकार चला रही है, तो ज्यादा अच्छा है कि वो जो उनका दूरगामी उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए मध्यावधि चुनाव करा लिए जाएं। ऐसे कयास ऐसा हो सकता है, माना गया है, और इस बात में दम भी है कि मध्यावधि चुनाव क्यों ना करा लिए जाएं, क्योंकि हमको तो हर हाल में बिल पास कराना है, और ऐसे में मध्यावधि चुनाव हो जाएंगे, हम अपनी बात को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और कोशिश करेंगे कि पूर्ण बहुमत मिले, और फिर हम उसको 2/3 बहुमत से हमारे जो बिल हैं जिनको लेकर हम प्रतिबद्ध हैं वो आगे चल के हम पास करवा सके। ये बात कहीं ना कहीं सांसदों के बीच में यदि गई है तो सबको फिर अपना भविष्य नजर आने लगा, और नतीजा यह है कि अधिकांश सांसद एनडीए के साथ शामिल होने लगे। अब इसमें शरद पवार गुट भी है। महाराष्ट्र में अजित पवार की जो पार्टी है वो अपना रुख लेके चलती है, शरद पवार की पार्टी अपना रुख लेके चलती है। अब सुप्रिया सुले यदि दिल्ली की राजनीति करेंगी तो श्रीमती पवार जो अजित पवार की पत्नी है वो महाराष्ट्र की राजनीति संभाले। ऐसा कुछ आपस में कोऑर्डिनेशन बन जाएगा, तो उम्मीद की जा रही है कि इस बार के मानसून सत्र में जब बिल आएंगे तो शरद पवार का गुट अपने चिर परिचित जो अंदाज है उससे कुछ अलग दिखाई देगा। सुप्रिया सुले ने जो अभिवादन करने का तरीका अपनाया उसको लेकर ये सारी बातें अब चर्चाओं का विषय बन चुकी है। चलिए महाराष्ट्र में विकास की बात कर लें। महाराष्ट्र में प्रस्तावित नए डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स का कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध किए जाने की खबरें सामने आई हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब भारत को गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी कंपनियों से बड़े निवेश की प्रतिबद्धताएं मिलने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि इन निवेशों का कुल मूल्य लगभग 5.6 लाख करोड़ रुपए है। डेटा सेंटर परियोजनाओं को रोजगार, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि विरोध करने वाले पक्ष अपनी अलग चिंताएं और कारण भी सामने रख रहे हैं। आखिरी में बात करें क्रिकेट की। इंग्लैंड 8 साल बाद भारत से कोई श्रृंखला वनडे की जीत पाया है, लेकिन इसमें दिल जीता 39 साल के रोहित शर्मा ने। सबसे उम्रदराज क्रिकेटर जिन्होंने लॉर्ड्स में शतक बनाया, 138 रन, सिर्फ 3 रन दूर रह गए डकेट से, वरना रिकॉर्ड ये भी बन सकता था कि सबसे ज्यादा रन बनाने का लॉर्ड्स का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम होता। तो भारत हारा जरूर, लेकिन कुछ मंजर देख के संतोष भी हुआ, जैसे कि रोहित शर्मा जो लगातार फॉर्म में नहीं चल रहे थे, जूझ रहे थे, इस बार उन्होंने सभी का दिल जीत लिया और शानदार 138 रन की पारी, साहसिक पारी, लड़ने वाली पारी खेली। साथ दिया शुभमन गिल ने भी और साथ दिया हमारे किंग कोहली ने भी। तो ये 388 रन का पीछा करना वैसे भी आसान नहीं था, इतने बड़े स्कोर का पीछा करने में दबाव बहुत होता है, लेकिन इस दबाव के सामने ये 3 दिग्गज बल्लेबाजों ने घुटने नहीं टेके थे। टीम को अंतिम समय तक वो 27 रन की दूरी तक लेकर चले गए। 27 रन से भारतीय मैच 388 के स्कोर को पीछा करने में 27 रन पीछे रह गया। हालांकि कहा जा सकता है कि भारत की गेंदबाजी की कमजोरी बुमराह के ना रहने से बुरी तरह से उजागर हुई है। भारत को अपने गेंदबाजों को तैयार करना होगा। विश्व स्तरीय गेंदबाज भारत के पास नहीं है, यह साबित हो गया, और जो गेंदबाज है वो अनुभवहीन है, नए हैं। इनको विश्व कप को ध्यान में रखते हुए तराशना होगा, साधना होगा, और भारत को अपने गेंदबाजी आक्रमण को, बुमराह रहें या ना रहें टीम में, जैसे वो विश्राम ले लेते हैं, तब भी धारदार आक्रमण भारत का गेंदबाजी कर रहे हैं, ये सुनिश्चित करना होगा, वरना 388 रन बन जाएंगे और तमाम बल्लेबाजी दबाव में 360 रन बनाकर बिखर जाने की संभावनाएं ज्यादा रहेगी। तो देखना होगा अजित आगरकर को, गौतम गंभीर को, क्या वो रणनीति किस तरह से बनाते हैं ताकि बड़े टूर्नामेंट में भारत को सफलता दिला सके। तो ये थी टॉप 10 खबरें। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जुड़े रहिए सूचना सूत्र के साथ, लाइक भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए और
अब हमारे को सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।